ना, ठीक है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं सभी चीजों को। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्टोर करता है डेटा टेबल्स के फॉर्म में। और एक टेबल्स किस तरह से प्रेजेंट होता है, रो एंड कॉलम्स के साथ। इसके साथ आपको देखने के लिए मिलता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। रिलेशनल डेटाबेस को समझ में आता है या फिर रिलेशनल डेटाबेस के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, काम करते हैं किसका यूज करके, एसक्यूएल का यूज करके। एसक्यूएल में आप क्वेरीज लिखते हैं, कमांड्स लिखते हैं, जो कि किसे समझ में आती है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ना, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा। अब जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है उसमें डेटा एक स्ट्रक्चर्ड मैनेज में सेव होता है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनेज में सेव होता है। आप जब भी कोई टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम उस टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और अगर आप एक किसी भी डेटाबेस को देखें, तो एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस या फिर किसी भी डेटाबेस को अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टेबल्स के बीच में, मल्टीपल डेटास के बीच में, डेटास यहाँ पे टेबल्स को मैं बोल रहा हूं, मल्टीपल डेटास के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं यूजिंग द रिलेशनशिप। यहाँ पे MySQL में यूज होते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की टू कम्युनिकेट टू डेटास। दो डेटास के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है आपके पास प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जिसे हम नेक्स्ट देखने वाले। फिर होता है स्केलेबिलिटी। अब ये क्या होता है, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, मान लीजिए आपके किसी भी एप्लीकेशन में 100 स्टूडेंट्स का डेटा या फिर 100 यूजर्स का डेटा ऐड करने की कैपेसिटी है। क्या हो कि 101 ऐड होने के लिए आपके पास आए, तब आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस डेटाबेस का साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग दी MySQL। ना, फिर आता है आपका एक एग्जांपल कि किस तरह से दो डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। इसमें मेनली 4 टेबल्स बनेंगे। एक डेटाबेस हमने देखा है, डेटाबेस मान लो कि एक डेटाबेस हमने बनाया है स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इसमें कौन कौन से टेबल्स होने वाले हैं, स्टूडेंट्स का टेबल जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, देन कोर्सेज का टेबल जिसमें सिर्फ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन होगी, देन इनरोलमेंट का टेबल जिसमें इनरोलमेंट, किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के अंदर इनरोल किया है, इसकी इंफॉर्मेशन हो। ना, यहाँ पे जब हम 2 टेबल्स बनाते हैं तो इन 2 टेबल्स का कनेक्शन किस में कर रहे हैं हम, इनरोलमेंट टेबल के। ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबल्स बनाए हैं, एक है स्टूडेंट का टेबल पहले, देन कोर्स का टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी जो कि हमेशा यूनिक है, हमेशा यूनिक है। तो जो भी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो कि यूनिक होती है, जो कि नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जो यूनिक होती है वो होती है हमारी प्राइमरी की। जिस टेबल में आपको एक यूनिक नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के नाम तो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, बट स्टूडेंट की आईडी क्या यूनिक सिमिलर हो सकती है, नहीं। हमेशा हर एक स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट होंगी। तो इसीलिए आईडी हमारी प्राइमरी की होती है, आईडी हमारी प्राइमरी की होती है जो कि हमेशा यूनिक होती है। देन इसी तरीके से हमारे पास एक और टेबल है, कोर्स का टेबल, जिसमें कोर्स की आईडी दी है, देन कोर्स का नेम एंड उसका क्रेडिट्स। तो कोर्स के इसमें अलग अलग कोर्सेज के नेम ऐड किए हैं, जैसे कि C++ प्रोग्रामिंग, HFT और उसके बाद सिस्टम डिजाइनिंग। अब हर एक कोर्स की एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आईडी है। 1 है किसके लिए, C++ प्रोग्रामिंग के लिए, 2 है किसके लिए, HFT के लिए, 3 किसके लिए है, सिस्टम डिजाइन के लिए। देन अगर हमें
हर एक स्टूडेंट को किसी एक कोर्स के अंदर इनरोल करना है तो हमें किसकी यूज करनी पड़ेगी, उसकी यूनिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। नाउ यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक टेबल और फिर ये सेकेंड टेबल, इन दोनों का कम्युनिकेशन मैंने इस इनरोलमेंट टेबल के साथ किया। नाउ मैंने एक न्यू टेबल बनाया है जिसका नाम क्या दिया है, एनरोलमेंट टेबल, जिसमें एनरोलमेंट की आईडी ये भी यूनिक है, तो ये क्या हुई हमारी प्राइमरी की। देन फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की, जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, एक ऐसी की जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है, उसे कहते हैं फॉरेन की, उसे कहते हैं फॉरेन की। तो इस इनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट की आईडी क्या हुई हमारी, फॉरेन की। इसी तरीके से कोर्स की आईडी जो कि किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की है, वो हमारे इस इनरोलमेंट टेबल के अंदर क्या होगा, हमारा फॉरेन की ना। हमने इससे पहले टेबल को कैसे क्रिएट करना है इसका स्ट्रक्चर देखा था ना। इसी तरीके से अगर हमें किसी न्यू टेबल को क्रिएट करना होता है तो हम क्रिएट देन टेबल, फिर उस टेबल का नेम देते हैं, ठीक। फिर हमें उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हमारे प्रेजेंट करने हैं उनका नेम, जैसे कि स्टूडेंट आईडी जो कि एक इंटीजर आईडी रहेंगी। मैं डेटा टाइप्स आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हमारी एक इंटीजर है, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में। और इसके साथ दिया है हमने प्राइमरी की, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और साथ में नॉट नल होती है। नॉट नल का मतलब आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, आपको इसे फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऑलवेज हमारी स्टूडेंट आईडी क्या होंगी, यूनिक होंगी, जो कि हमने प्राइमरी की दी है। नेक्स्ट हमने नेम दिया है जो कि है वेर कैर, और ये कितने कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, तो ये है 50 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। देन उसके बाद आता है आपका एज जो कि लेगा एक इंटीजर डेटा टाइप। फिर आता है आपका मेजर जो कि फिर से एक वेरिएबल कैरेक्टर लेगा जिसकी कैरेक्टर की लेंथ कितनी होंगी 50, ठीक है। ये कितने कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, 50 कैरेक्टर्स को। इसी तरीके से हमने एक और टेबल बनाया है जो कि होगा हमारा कोर्सेस का टेबल। कोर्सेस में हमारी कोर्सेस की आईडी होंगी और इसे भी हम देंगे प्राइमरी की, जो कि एक यूनिक की होंगी, यूनिक वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है कोर्स का नेम जो कि फिर से एक कैरेक्टर्स में डिफाइंड होगा और इस कैरेक्टर की लेंथ कितनी होगी 255। देन उसके बाद हमने ऐड किया है क्रेडिट्स जो कि एक इंटीजर फॉर्म रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं हमने फिर से एक न्यू टेबल क्रिएट किया है, फिर से हमने एक न्यू टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है हमने एनरोलमेंट्स। देन इनरोलमेंट में इनरोलमेंट की आईडी दी है जो कि एक इंटीजर फॉर्म में होंगी और ये होंगी हमारी इस टेबल की प्राइमरी की यानी कि यूनिक की, ओके। देन इसी के साथ हमने ऐड किया है स्टूडेंट की आईडी जो कि इंटीजर होंगी, कोर्स की आईडी जो कि इंटीजर होंगी। फिर यहाँ पे हमने दिया है एक फॉरेन की, यहाँ पे हमने क्या दिया है फॉरेन की। फॉरेन की में हमने पास किया है जो हमारी स्टूडेंट की आईडी रहेंगी वो कैसे रेफर करेंगी, हमारे स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट की आईडी को। तो जो हमारी स्टूडेंट की आईडी होंगी ये अभी हमारी फॉरेन की होंगी एनरोलमेंट टेबल के अंदर। क्लियर है आप लोगों को। इसी तरह से हमने इसको कोर्स की आईडी को रेफर किया है कोर्स के टेबल से कोर्स आईडी को लेके। नाउ कोर्स आईडी भी अभी हमारे एनरोलमेंट के अंदर क्या होंगी एज अ फॉरेन की नाउ, ठीक है। बाकी ये ज्वाइन वगैरह तो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। नाउ इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा एक स्कीमा डिफाइंड होता है। देन स्कीमा डिफाइंड में आप स्टूडेंट की आईडी जो कि इंटीजर होंगी और यह होंगी हमारी प्राइमरी की, ये होती है हमारी यूनिक आईडी फॉर ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। देन नेम एज एंड मेजर, यही सब दिया है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं। नाउ
फिर आगे हम देखेंगे, हमने डेटाबेस के डीबीएमएस के बारे में देखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर देखने में मिलते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल जिसे हम यूज कर रहे हैं अभी, देन फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस के को हम यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। नाउ नाउ की फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस। अभी जो हमने जब क्रिएट किया था, तो ये होता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसे कहते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आता है आपका इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जो कि हम आगे देखेंगे ना ना ठीक है। आज हम देखने वाले हैं डेटा के टाइप्स। माई एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा के टाइप्स होते हैं। तो मेनली अगर आप टेबल को क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है, क्रिएट टेबल आप लिखते हैं, देन टेबल का नेम, और फिर कौन सा कॉलम आपको देना है, देन उसका टाइप। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं, तो इनमें 3 मेजर थिंग्स होते हैं। फर्स्ट, टेबल का नेम, ठीक है, टेबल का नेम, कॉलम का नेम एंड उस कॉलम का टाइप। ठीक है, टेबल का नेम, कॉलम नेम एंड उसका टाइप। ना यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय का, देन उसकी आईडी दी है हमने इंटीजर, जो कि प्राइमरी की होगी। इसी तरह से नेम दिया है, जो कि होगा टेक्स्ट। हम इन्हीं डेटा टाइप्स को देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चीज। ना सबसे पहले मैंने डेटा के बारे में बताया था आप लोगों को। डेटा मेनली प्रेजेंट होता है नंबर्स के फॉर्म में, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, बुलियन के फॉर्म में, इसी तरह से बताया था। नाउ तो अभी हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, जो कि नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ माइस्क्यूएल। नाउ डेटा टाइप्स नंबर में अगर आपको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपके पास बीट होता है, टाइनी इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, मीडियम इंट होता है, इंट होता है, बिग इंट होता है एंड डेसिमल होता है। ठीक है, अब ये बिग इंट क्या है। अगर आपको कोई नंबर से सेव करना है 1 से लेके 64 के बीच में, तो आप यूज करते हैं बीट का। अगर आपको कोई नंबर सेव करना है -28 से लेके -27 के बीच में, तो आप यूज करते हैं टाइनी इंट का। अगर आपको कोई नंबर सेव करना है 32,000 से लेके -32,000 से लेके +32,000 के बीच में, तो आप यूज करते हैं स्मॉल इंट। अगर आपको कोई नंबर 8 मिलियन से लेके -8 मिलियन से लेके +8 मिलियन के बीच में आपको स्टोर करना होता है, तब आप यूज करते हैं मीडियम इंट का। अगर कोई नंबर आपको 2 बिलियन -2 बिलियन से +2 बिलियन के बीच में आपको स्टोर करना होता है, तब आप यूज करते हैं इंट का। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर 2 बिलियन से ज्यादा कोई स्टोर करना है, तो आप यूज करते हैं बिग इंट का। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर -2 बिलियन से ज्यादा और +2 बिलियन से ज्यादा आपको स्टोर करना होता है, तब आप यूज करते हैं बिग इंट का। अब मेनली नंबर्स 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इंटीजर, सेकंड होता है डेसिमल। नाउ डेसिमल में आप 2 थिंग्स पास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको जैसे डेसिमल में आपको एक एग्जांपल के लिए देखे, तो डेसिमल का नंबर सेव होता है, जैसे कि एक मेरे पास एक नंबर है 12.1234। तो जो 12 होगा ये होगा हमारा x, देन 1234 जो होगा वो होगा हमारा y। ठीक है, डेसिमल के पहले जो हमारा 12 होगा वो होगा हमारा x, देन डेसिमल के बाद में जो हमारा 1234 होगा वो होगा हमारा y। ना जैसे कि हमने डेटा को स्टोर करने के लिए, नंबर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए उनके कुछ डेटा टाइप्स देखे हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग को सेव करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्यार, देन वेर क्यार, बाइनरी, देन वेर बाइनरी, इंट टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट।
ओके, फर्स्ट कैर। कैर, अब अगर आपको कोई कैर के साथ आप पास करते हैं, आपको कितनी लेंथ उस कैरेक्टर्स की देनी है, ठीक है। जैसे कि एक मेनली कैरेक्टर लेता है 8000 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आपने किसी कैरेक्टर को 100 दिया है उसकी लेंथ, मैक्सिमम आप 100 कैरेक्टर्स को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आपने किसी कैरेक्टर को 100 दिया है और आप उसके अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं, तो मेमोरी में एक 100 कैरेक्टर्स की स्पेस बनेगी, एक 100 कैरेक्टर्स की स्पेस बनेगी, और उसमें स्टोर होंगे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स। बाकी बचे 95 कैरेक्टर्स की स्पेस वैसे ही ब्लैंक रहेंगी। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आया है हमारे पास वैर कैर। वैर कैर में जब हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन हम देते हैं, जैसे कि हमने वैर कैर में स्टोरेज दिया है, जैसे कि मैक्सिमम लेंथ होगी 100, और अगर आप किसी 5 कैरेक्टर को उसमें स्टोर करते हैं, तो जो बाकी वाली स्पेस होती है ये उसे डिनोट नहीं करता, ब्लैंक नहीं छोड़ता। तो इसीलिए हम मेनली प्रोग्रामिंग के वैर कैर को यूज करें, ना कि कैर, ठीक है। फिर बाइनरी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर कोई डेटा जो बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, तो हम यूज करते हैं बाइनरी। देन उसकी वैल्यू कि आपको कितने कैरेक्टर्स को, बाइनरी के कैरेक्टर्स को सेट करना है, सेव करना है। सिमिलर होता है आपके पास वैर बाइनरी। वैर बाइनरी सिमिलर होता है आपके वैर कैर की तरह। ओके, फिर आता है आपके पास टाइनी टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई सिंगल कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग है, सिंगल पैराग्राफ है, तो आप यूज करते हो टाइनी टेक्स्ट का। और इसके साथ आता है आपके पास टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा पैराग्राफ है जो मल्टीपल लाइंस में प्रेजेंट है, तो आप यूज करते हैं टेक्स्ट का। ओके ना, उसके बाद आता है आपका, आपके पास मीडियम टेक्स्ट। जैसे कि आपके पास बुक्स है, कोई बुक्स का डेटा, बुक्स का पैराग्राफ काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो आप यूज करते हैं मीडियम टेक्स्ट का ना। जिस तरह से हमने नंबर्स को सेट करने का डेटा टाइप देखा है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप देखा है, उसी तरह से हमारे पास डेट एंड टाइप्स के लिए भी डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आपको किसी डेट को सेव कराना हो, तो आप यूज करते हैं डेट डेटा टाइप। इस तरह से आपका डेट सेव होगा। अगर आपको डेट एंड टाइप दोनों ही सेव कराने हो, तो दोनों ही डेटा टाइप यूज करने हो, तो आप डेट टाइम का यूज करते हैं। अगर आपको सिर्फ टाइम दिखाना हो, तो आप यूज करते हो टाइम डेटा टाइप का। अगर आपको सिर्फ ईयर के लिए चाहिए, तो आप ईयर डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब ये है टाइम स्टैम्प। अब मान लीजिए आप रह रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। अब आप इंडिया में हो, इंग्लैंड का टाइम जोन कुछ और होगा, इंडिया का टाइम जोन कुछ और होगा, ठीक है। मेनली इंग्लैंड के टाइम जोन को ग्रीन जोन कहा जाता है, ठीक है। अब इंडिया इंग्लैंड से 5.5 आवर्स आगे है ना। तो हर एक इसका एक अलग टाइम जोन होता है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग टाइम स्पैन। तो ये अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से एडजस्ट, ओके, ठीक है ना। अगर आपने जावा पढ़ा है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अगर आप डेटा टाइप में, अगर आपके पास बुलियन है, तो जो माई एसक्यूएल होता है उसमें बीट्स में स्टोर होता है, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में, ठीक है। देन अगर आपके पास बाइट है, तो फिर ये इस तरह से टाइनी इंट। अब हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे पास माई एसक्यूएल होता है, इसके पास बुलियन को सेव कराने के लिए कोई मेजर डेटा टाइप नहीं होता है, तो मेनली वो यूज करता है टाइनी, ठीक है। टाइनी ट्रू एंड फॉल्स को 1 और 0 के फॉर्म में सेव कराता है। कभी भी जो 0 होगा वो होगा हमारा फॉल्स, एंड जो 1 होगा वो होगा हमारा ट्रू, ओके ना। बाकी ये कल हमने देखा था, बट एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेंगे कल। आज के लिए आपके लिए इतना ही, और इसकी एक बार आप रिवीजन करेंगे, सारे डेटा टाइप्स को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास यही तक। आपको आज सिर्फ डेटा टाइप्स देखना है, ठीक है। कल मैंने
कुछ क्वेरीज, कुछ कमांड्स वगैरह बताए थे, तो उसे यूज करके देखो, ठीक है, उसे यूज करके देखो, ताकि आप वर्क बेंच के साथ माई एसक्यूएल के साथ फैमिलियर हो सको, ठीक है। ओके, आप लोगों को समझा वैष्णवी संस्कृति? यस सर। ओके, आज आप लोगों को बस डेटा टाइप देखना है, और कल अगर किसी को नहीं समझा तो आज अगर डेटा टाइप्स आपको समझ में आया है तो वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके सर पीपीटी सेंड कर दो ना ग्रुप आई पे। विल सेंड यू अ पीपीटी आल्सो इन ग्रुप। ओके ओके ओके।